जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एडजस्टमेंट हमारी यही बनती थी। बहरहाल इससे भी कुछ कम टाइम कंज्यूमिंग मौजूद हैं। ठीक है, पिक्चर तो नहीं लेनी। ये जुमला जो है ना, ये जुमला के ये जुमला जो लिखा हुआ है, सेल्स लास्ट ईयर इंक्लूडेड, सेल्स लास्ट ईयर इंक्लूडेड, इस जुमले ने आपकी आत्मा रो ली है। हैं जी, सेल्स लास्ट ईयर इंक्लूडेड, तो उसका मतलब हमने ये लिया। ठीक है जी। अब उसको हालांकि होना कुछ भी नहीं चाहिए था, ठीक है ना जी, क्योंकि ऑन रिटर्न बेसिस। ठीक है, तो फिर हमने 15 में इसको सही किया है। अब 15 के अंदर हमारे पास जो था 15 में रिटेन अर्निंग्स, हमने उसी को हिट कर दिया। ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये टैक्स का जो असर आ रहा है, सेल्स का कम होना, कॉस्ट ऑफ सेल का कम होना, और ये भी एक एक्सपेंस ही था इसका कम होना, ये सब इकट्ठे होकर प्रॉफिट का असर निकल आया। और प्रॉफिट की कमी या ज्यादती का से टैक्स ने भी हिल ही जाना होता है, तो टैक्स का भी असर। ठीक है, दिल ही नहीं कर रहा इस एडजस्टमेंट को छोड़ने का, इतनी मजे की एडजस्टमेंट थी। एंट्री तो सारी होगी ना, रिटर्न अर्निंग डेबिट, डेटर क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट ओपनिंग वाली, रिटर्न अर्निंग क्रेडिट और DTL भी डेबिट करके रिटर्न अर्निंग्स क्रेडिट कर दी आपको। ठीक है, अच्छा जी, आसान एडजस्टमेंट भी होती हैं सवाल के अंदर। पॉइंट नंबर 2 पढ़े, 1 हो गया जी। एक्सपोर्ट लाइसेंस has been obtained for exporting a new product and is effective for 5 years up to 31 दिसंबर 2019। तो 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2015 और 31 दिसंबर 2014। इसका मतलब हैज़ बीन ऑब्टेन्ड जो हुआ है, ये किस दिन हुआ है? 18, 17, 16, 15, 14, 31 में 14 पहला साल खत्म हो रहा है ना, तो 1 जनवरी 14 बेटा, गिनती कर लो, अब सीधी वाली गिनती कर लो, डेट ऑफ परचेज। ठीक है जी, 1, चलो देख लेते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, हाँ सही कह रहे हो। लो, तो तसल्ली तो करनी है ना। खैर छोड़ें इसको, फिलहाल तो डेट ऑफ परचेज मैंने ढूंढी। ठीक है ना, डेट ऑफ परचेज क्या है जी? 1 जनवरी 15। अब वो कहता है हाउ एवर एक्सपोर्ट्स कमेंस फ्रॉम 1 जुलाई 15। ओहो, वो तो अभी हमने शुरू ही नहीं की, तो ये तो एमोटाइज करेंगे ही नहीं। अवेलेबल फॉर यूज हो रहा है इस दिन, तो हमने इस दिन से इसको क्या करना है जी? ये पढ़ा हुआ था, तो आसान एडजस्टमेंट भी होती हैं भाई। हाँ, वो खुद देकर हो ही जा रहे हैं पागलों की तरह। 3-4 नंबर काट के तो 25 नंबरों में से तो बरकत के लिए भी 5-6 निकल जाने चाहिए, नजर भी लग जाती है। 25 में 25 तो नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो अवेलेबल फॉर यूज 1 जनवरी को हो गया, इसको मोटाइज करना है हमने 6 महीने के लिए। 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 तक। लाइफ कितनी है? यूजफुल लाइफ इसकी है 5 साल। ठीक है जी, अगली बात, इसकी डेप्शन कहाँ डालेंगे? नहीं, रिटेन अर्निंग में भाईजान। हमारा साल ये 1 जुलाई को शुरू हुआ है, 30 जून 15 तक जाना है, और यहाँ पे करके इंटेंजिबल खरीदा, बस छाड़ दो, पहली एडजस्टमेंट मुक गई है। ओ सर, हमारा साल ये है, हमारा साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2014 को और ख़त्म हो रहा है 30 जून 2015 को, और हमने ये इंटेंजिबल 1 जनवरी 15 पे ख़रीदा है। हाँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नेवर माइंड। अब इसकी 6 महीने की जो डेप्शन है, पहली एडजस्टमेंट पहले करोगे तो ऐसे ही होगा जी। इसकी एडजस्टमेंट जो है, इसकी जो एमोटाइजेशन है, उसको कहाँ पे फेंकना चाहिए जी? अदर एक्सपेंस में। एक्सपोर्ट लाइसेंस है, एक्सपोर्ट क्या होती हैं? चीज़ें बेच रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आएगा यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा ट्रायल से ढूंढ के लाओ इंटेंजिबल कितना है। और करो पहली एडजस्टमेंट, पहले और करो। अच्छा, पेपर में भी ऐसे ही हुआ ना बच्चों के साथ, यार हो क्या रहा है, या फिर इतना डीप डाउन बच्चों ने सोचा ही नहीं होना, और छोड़ो यार समझ ही नहीं आ रही, आगे चलो, वो अच्छे होंगे, रिचिंगे रह गए होने ने, आगे जाके सवाल करते गए और एंड पे आके जो कुछ लगा उधर कारगर आ गए। चलो, पासिंग मार्क्स ले लेता था बच्चा ऐसे जी।
इंटेंजिबल कितना नज़र आ रहा है? 6,000 का। ये इंटेंजिबल हमने इस साल में ख़रीदा था, तो फिर 6,000 क्या है जी इंटेंजिबल। हाँ उसमें माइनस कर लेते इसलिए ब्रैकेट में लिख लिया मैंने, कहा चलो डबल एंट्री भी साथ ही कर देंगे, ठीक है ना। अब इंटेंजिबल की क्या है जी अमोर्टाइजेशन, ठीक है जी अमोर्टाइजेशन। ये कितना है जी इंटेंजिबल 6,000। लाइफ क्या गिवन है 5 साल और हमने इसको 6/12 करना है। आंसर बताएं। 600 की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री करो। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और इंटेंजिबल क्रेडिट। और कोई एडजस्टमेंट है तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं ब्रैकेट एंड पे क्लोज कर दूंगा। वैसे आप क्लोज करके ये नंबर ले सकते हैं अब, ठीक है। वैसे वहाँ नंबर मिल चुके हैं, ब्रैकेट में भी पहुँच गया तो ये आसान नंबर थे, अनलेस कि आप इसको अदर एक्सपेंस में डाल दें। अदर एक्सपेंस है ही नहीं, ठीक है बेटा। एक्सपोर्ट लाइसेंस है, एक्सपोर्ट मतलब सेल ना, थोड़ा सा उसको पनिश करना चाहिए। एक नंबर है तो आधा नंबर काटे आधा दे दे। अदर एक्सपेंस में क्या मतलब बेटा, सेलिंग एक्सपेंस है। बड़े हो गए हैं आप, इस काबिल हो चुके हैं आपके, आप खर्चों को आप क्लासीफाई करें। और आपने यही वाली इनकम स्टेटमेंट आप जाके बनानी है प्रैक्टिकल लाइफ में, ऐसी थोड़ा ही बनानी है आपने। वहाँ पे जाके बेइज्जत कराओगे आप, ऑडिटर आएगा तो कहेगा कि ये क्या एक्सपोर्ट लाइसेंस की अमोर्टाइजेशन आपने अदर एक्सपेंस में डाली हुई है, तो अच्छा नहीं ना लगता, ठीक है जी। नेक्स्ट हो गया जी। नंबर 4 डिटेल ऑफ पीपीई आर एज फॉलोज। हाँ जी चलो जी पढ़ो, ये एडजस्टमेंट भी आप खुद करो। अब ये सारी आपके करने वाली एडजस्टमेंट्स हैं। 3 क्लोजिंग, ओह अच्छा हाँ वो भी आप ही करो। बताओ जी क्लोजिंग इन्वेंट्री का क्या करना है। इसकी डबल एंट्री होती है, अगर ट्रायल में ना हो तो डबल एंट्री होती है। क्या डबल एंट्री होती है? कॉस्ट ऑफ सेल में से निकलती है और बैलेंस शीट में नज़र आती है, तो डबल एंट्री होती है स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, है ना। आगे पहले परपेचुअल की गल कर ली तो हुण है कर रहे हैं, और मतलब दो जगह नज़र आती है ना, ठीक है। तो बताओ जी इन्वेंट्रीज कितनी नज़र आ रही हैं? नहीं बेटा क्लोजिंग 30,000, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वो ओपनिंग थी बेटा 23,000, ठीक है ट्रायल में से उठाई थी। ये क्लोजिंग अदर इन्फॉर्मेशन वाली, तो क्लोजिंग ये इन्वेंट्री आ गई। और बस वो एडजस्टमेंट है जी। पेपर में भी ऐसे ही बच्चे घूमे होंगे, लो उस्ताद भी घूम गया, तुसी लिखवा लो मैनू 23,000, क्लोजिंग लिखवाओ, क्लोजिंग जगह भी रखी हुई थी मैंने 30,000 जी। उस्ताद ने तो ताड़ी परेशानी ने घुमाता है जी। मैं तो 4 साल 5 तो करा रहे हैं सवाल, मुझे तो पता था ये आना है इधर, लेकिन देखो आप लोगों की परेशानी ने मुझे परेशान कर दिया। हाँ जी हूँ तो दस दो 0.4 कर दोगे। डिटेल ऑफ पीपीई, अब ये तो कर देना, अब इसमें ना आपको नया मुंह डायरेक्ट कर देना, चंद चढ़ा देना। इसमें भी एक नई मुसीबत आ गई। हाँ बस इतना ही करना सी। अच्छा मैं तो कहता हूँ पीपीई इकट्ठा ही है ना। तो लैंड तो डेफिसिट होना नहीं है, बिल्डिंग्स और प्लांट एंड इक्विपमेंट ये दो ही है ना, इनको एक छोटी सी वर्किंग सी करके ना इसकी डेफिसिट निकाल लेते हैं। क्योंकि मसला क्या है कि कंपनी ने जो डेफिसिट निकाल रहा है वो कह रहे कंपनी ने कहा है कि जी इसको एलोकेट करना है आपने तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा, तो पहले एक्सपेंस निकल आए फिर इसको बांट लेंगे। तो एक्सपेंस तो निकालें, चलो कैलकुलेटर पे ही निकाल लें। कॉस्ट एट 30 जून 14 का मतलब पिछले साल के एंड की कॉस्ट है। कॉस्ट तो वैसे कॉस्ट ही रहती है, कोई डिस्पोजल कोई एडिशन नहीं है। 36,000 को डिवाइड करोगे 20 से, 36,000 को डिवाइड करोगे 20 से, 36,000 को डिवाइड करोगे 20 से, क्यों जी बेटा? बेटा कॉस्ट जिस दिन मर्जी दे, कॉस्ट तो कॉस्ट ही होगी, ये बुक वैल्यू तो नहीं है मेरे बच्चों। एक और बात भी बता दूं, लैंड प्लस बिल्डिंग प्लस प्लांट इज इक्वल टू ना दसो पीपी रैप्टा कराए बंदा हैं, जाके ट्रायल दे मुंह ते वेखो, और मुंह ते वेखो ट्रायल दा, और देखो देखो मुंह ते देखो।
ये यहाँ से जा रहे हैं हम, ये गाड़ी पे चले ट्रायल को देखा 86,000 ही है। अब ये 30 जून 14 की कॉस्ट भी है, 30 जून 15 की कॉस्ट भी है, ये सारी जिंदगी की कॉस्ट है। कॉस्ट हमेशा यही रहेगी। आपको किसने कहा कि कॉस्ट बदलती है? सारी जिंदगी नहीं बदलती। और अक्यूमुलेटेड ऑप्शन वैसे ही उसने अलग रखी हुई है, ये 12,000 तो वो कॉस्ट है। नो सर, यानी कि इसमें भी गलती करने से मतलब छड़ना नहीं, गलती करनी आसान में। अलग से ना होती तो देखते ना, अलग से ना होती तो फिर ये कॉस्ट ना होती बेटा, फिर ये बुक वैल्यू होती, फिर उस हिसाब से रिमेनिंग लाइफ होती, फिर डाटा उस हिसाब से होता है ना। एक अगर डाल के आप सवाल पूरा बदलें, फिर सिर्फ अगर ना डाला करें, ठीक है। ये कॉस्ट है। अजम्पशन क्यों लें? सामने है अभी तो, ये सवाल तो करें। जो सामने आसान वाला काम है, एक तो वो मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, आसान काम भी गलत कर दिया आप लोगों ने। ये चीज़ गलत, ये चीज़ गुस्सा दिलाती है उस्ताद को। चलो जो आई के अपने मुश्किल चीज़ डाल दी पर्चे में, बच्चा वो गलत कर रहा है, उस्ताद को नहीं गुस्सा आना चाहिए और आता भी नहीं है। लेकिन जो आसान बात हो रही है, चवल मार के आए ऐसी, अब उसका असर क्या होता है? ऐसे ही कोई ना कोई सवाल गुजरा होता है पीछे जो दिमाग पे असर किया होता है, तो आसान आसान चीज़ें भी मुश्किल कर रहे होते हैं। अच्छा जी बेटा, मिलनी नहीं थी, कोई बात नहीं, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। बहरहाल आप लोगों को ज़रा थोड़ा मैं हिला जुला रहा हूँ ताकि आप लोगों की तरफ से इनपुट आता रहे। तो 36,000 को तो आपने डिवाइड कर देना है 20 पे, लेकिन 30,000 को ज़रा ध्यान से, हाँ 30,000 में से 3,000 माइनस करना है, क्योंकि फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट का मतलब ये नहीं है कि वो डिस्पोज हो गया, मतलब वो एसेट हमारे पास ही पड़ा है, लेकिन उसकी जितनी कॉस्ट है ना 3,000, वो सारी डेप्रिशिएट हो चुकी है, उसको मजीद डेप्रिशिएट नहीं करना। तो ये इंट्रो का कॉन्सेप्ट है। अगर फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट हो तो डेप्रिसिएशन करते हुए उसको एक्सक्लूड कर दो। यानी जैसे हम लिखा करते थे ना बचपन के अंदर, डेप्शन एक्सपेंस की वर्किंग के अंदर हम लिखा करते थे ऑन ओपनिंग, इसमें से हम एक्सक्लूड करते होते थे डिस्पोजल, इसी तरह से फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट को भी माइनस कर देना चाहिए। अब यहां पर प्लांट जो है, ओपनिंग कॉस्ट उसकी कितनी आ रही है? 30,000, कोई डिस्पोजल इसमें नहीं है, लेकिन फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट है 3,000, तो बाकी के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन रेट लगाना है, या लाइफ है तो डिवाइड कर दो 10 से, ठीक है। तो टोटल बस यहाँ पे मैं करता हूँ ना वर्किंग में, ठीक है, यहाँ पे करके सेलिंग एक्सपेंस में और तो कुछ आना नहीं है, तो मैं यहाँ पर कोई ऐसी कर लेता हूँ, कोई वर्किंग 1.1 कर लें, 2.1 कर लें, कोई कर लें पॉइंट समथिंग, तो 1.1 कर लेते हैं। वर्किंग 1.1 में मैं डेप्रिसिएशन निकालने लगा हूँ जी, इकट्ठी निकाल लेते हैं ताकि हमें उसको फिर बांटने वाली फिगर मिल जाए, वरना ब्रैकेट में कर दें अगर आप करना चाहें तो। वर्किंग ही करनी है ना, सारा कुछ ही ब्रैकेट में कर दें, नो इश्यू, कोई नहीं रोकेगा। कौन सा नोट्स मांगे हुए हैं उसने? जी बेटा, तो ऑन बिल्डिंग डेप्रिसिएशन किसकी? बिल्डिंग की। ऑन ओपनिंग, ऑन एक्सीडेंट वो तो नहीं कर रहा मैं, तो सिंपल है, वो तो समझाने के लिए किया था, ठीक है जी। कितनी है कॉस्ट और लाइफ यूजफुल डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1800। उसके बाद क्या है? प्लांट एंड इक्विपमेंट है जी, कितना है? लेकिन इसमें से माइनस करो, जो बाकी बच गया उसको 10 से डिवाइड करो, आंसर इज 2700। यार आगे और वर्किंग भी हो सकती है, आप भी ना शहजादे लोग हैं। प्लांट एंड इक्विपमेंट ज़रा कंजूसी से करवाओ मुझसे जी। 30,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय 10 जी बेटा, 2700, 1800 और 2700, ग्रैंड टोटल ये 4500 को हमने क्या करना है? बांटना है। अगर उसने ये लाइन ना लिखी होती 70 पत्थर पत्थर पता नहीं क्या क्या कर रहा है, हम क्या करते? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस लेट से सारा इधर था डेबिट और अक्यूमुलेटेड ऑप्शन इकट्ठा ही क्रेडिट पीपी। लेकिन चूंकि उसने जगह जगह तोड़ कर रख दिया इसको, तो हम एंट्री यूं करेंगे, डेप्शन एक्सपेंस कुछ इधर डेबिट, कुछ इधर डेबिट, कुछ इधर डेबिट, और इकट्ठा ही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट, ठीक है। तो वर्किंग 3 को थोड़ा सा कहते हैं कि हमें मेहरबानी करके हमारे लिए थोड़ा सा जगह बना दें और हम पीपीई की वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
मेरे ख्याल में तो एडजस्टमेंट कोई और एडमिन में नज़र आई नहीं है मुझे, एडमिन के अंदर तो और कोई एडजस्टमेंट नहीं आने लगी। सेलिंग में भी यही है, चलो अमोर्टाइजेशन आ गई थी, नथिंग नथिंग, मेरे ख्याल में इतनी जगह काफ़ी जी। ये वर्किंग नंबर 4 क्या कर लें जी? अब वर्किंग नंबर 4 प्रॉपर्टी प्लांट बनी हुई है, चलो 5 कर लेते हैं, मिटा ही देंगे। हाँ तो बस यही है कहा दोबारा लिखे लो वर्किंग 5 हूँ, 5 ना गलत कह देना है जी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जी, आपकी पीपीई की कॉस्ट गिवन है जी। पीपीई क्या लिखा हुआ ट्रायल में, क्या लिखा हुआ ये देखो ट्रायल के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कॉस्ट, ठीक है जी। कितनी जी? 86,000 लेस किया करते हैं इसमें से हम एक्यूमुलेटेड, वो हुआ करती है जी ओपनिंग प्लस डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इज इक्वल टू क्लोजिंग, ऐसा ही है। अब ओपनिंग सवाल के अंदर गिवन है 12,000 और एक्सपेंस अभी अभी हमने निकाला। हाँ अब इसकी 45 की एंट्री किसी एक जगह नहीं है ना, तो जगह जगह पे डेबिट करके इकट्ठा इधर क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब 4500 को बांटना है, 4500 को बांटें तो बनता था ना एक्स्ट्रा क्लास में ये सवाल जी, 4500 को बांटे बनता ही नहीं था। कंपनी यूज स्टेटमेंट मेथड, डेप्शन इज एलोकेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन कॉस्ट एट 75, 15 एंड 10। यार ये रोशनी तो नहीं पड़ रही इस पर, सही नजर आ रहा है कैमरे में? अच्छा तो 75, 15 और 10, तो कॉस्ट ऑफ सेल में इधर देखो डेप्रीसिएशन कितनी जी 40,500, इधर देखो सेलिंग में भी डेप्रीसिएशन कितनी जी 40,500 और एडमिन में भी डेप्रीसिएशन कितनी जी 40,500। ये कहाँ से आई है ये एग्जामिनर को बताना पड़ेगा हमें, वर्किंग 1.1 से, वर्किंग 1.1 से, वर्किंग 1.1 से। और ठीक है अब ये डेप्शन जो आई है इसको अब बांटना है, कॉस्ट ऑफ सेल 75, सेलिंग 15, एडमिन 10, इधर देखो इंटू 75% इंटू 15% इंटू 10%, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा डेबिट, बोलो 337 6 4। अब ये एंट्री यूं बनी है, इधर देखो डेप्रीसिएशन डेबिट, यूं डेप्रीसिएशन डेबिट 1 2 3 जगह पे, और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 45, ठीक है जी, वर्किंग 1.1 से। और ये हमारा पीपीई भी कंप्लीट हो गया, इतना सही था। तो मुश्किल चीज़ें भी होती हैं भाई सवाल में, आसान चीज़ें भी होती हैं, कहा था बाद में करना। देखो कितना खुश खुश चल रहे होते, एकदम से आखिरी एंट्री आती, लेकिन फिर आपको उस वक्त समझ कुछ ना आता है, छुट्टी हो रही होती। जी बोलो 16,500 आ गया, 69,500। वर्किंग का रेफरेंस दे दें, वर्किंग 5, ये भी पूरा हो ही गया है वैसे, 5,400, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा जी, अब अगली एडजस्टमेंट भी आप ना करें तो फिर तो शर्म की बात है आपके लिए। ₹6 million ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरिंग इज ऑफ करंट मेच्योरिटी। आगे उसने लिखा भी सी कि करंट मेच्योरिटी का जिसको पता ना लगे, मैं उसको बता रहा हूं कि वो विद इन 12 मंथ, तो ये करंट है, ठीक है। कितना 6,000, टोटल लोन कितना है, कितना 31, ये ट्रायल से मिला हमें, ऐसे ही है। अब ये देखो वो कह रहा है इसमें से 6,000 करंट है, तो 6,000 को करंट मेच्योरिटी में शो किया, 6,000 को यहां से माइनस किया, तो बाकी 25 बोलो 255 245
चलो मेहरबानी। 25 ही जो है ना वो ऐसा हो गया अब बेचारा, जो नज़र ही ना आए तस्वीर में आप लोगों को बाद में। जी आसान जस्टमेंट, मुश्किल मुश्किल आसान चल रहा होता है काम। 1 2 3 4 5 7 8, पहले 8 करें। इसकी वर्किंग अब मैं यही कर रहा हूँ, इतनी जगह नहीं बची उधर, वहाँ पे भी करंट टैक्स वाली डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की वर्किंग वहाँ कर दूंगा, ठीक है। तो वर्किंग नंबर असल में ना इधर मैं यूं भी कर सकता हूँ ना, ये जी जल्दी बोलें, वर्किंग नंबर 6। वैसे ये क्यों कर रहा हूँ, इधर बना दे। कौन सी इसको दे दो जी, रेक्टिफाइंग एंट्री को वर्किंग नंबर 6 दे दें, अगर देना है तो फिर इसको 7 कर लें अब जी। वर्किंग 7 एडजस्टमेंट नंबर 6, और इसमें मैं बनाऊंगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का अकाउंट, अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो। अगर एतराज़ है तो खुद बना लें, बल्कि खुद ही बनाएं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और है कौन सी, FVTOCI। चलो सर हमें भूल रहा था IFRS 9, अभी तो भूलना शुरू ही हुआ था सर, ये तो अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं। IFRS 9 को IAS 12 के साथ हमने मिक्स नहीं किया अभी तक, है ना, मैंने क्या बता दूं, लेकिन IAS 16 को किया हुआ है, मैंने कहा ये भी बता दूं। एक बार अब आपके सामने आ जाएगा ना, तो अब किसी दिन इसके 1-2 केसेस इकट्ठे भी करेंगे, ऐसे ही जो है बी पार्ट वो जो एक्स्ट्रा क्लास थोड़ी चल रही होती है आखिरी 10-15 मिनट में, उसमें बस ये छोटे मोटे काम ही चल रहे होते हैं ना, आपको पता है, वो फलां चीज़ रहती है, चलो आज वो कर लें, वो इस तरह से, तो वो काम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज पहली बार देखना है, खुला डुला टाइम है जी। लेसी की तो हमने देख ली हुई है, लीजेस आती हैं टैक्स के साथ मिक्स होकर, तो वो लीज का सवाल टैक्स के साथ मिक्स करता है, रिसेंट टाइम पीछे भी किया था, तो हमने लेसी के सवालों को तो मिक्स किया हुआ है, राइट ऑफ यूज, लीज लायबिलिटी, है ना। लेसर के सवालों को अभी मिक्स नहीं किया, उसके लिए एक लेक्चर है ना पेंडिंग। अलग से लीज भी आता है, टैक्स में भी मिक्स हो सकता है अलग से। पिछली अटैम्प्ट के अंदर उसने लीज का सवाल दिया अलग से, लेकिन साथ ही उसने टैक्स की भी जो है वो एडजस्टमेंट करा ली, तो वो डिपेंड करता है सवाल। आपको टॉपिक सारे आते हैं, टेंशन नहीं लिया करें, मिक्स होगा ये होगा वो, मिक्स कुछ भी नहीं होता, बस अपने कॉन्सेप्ट पे रहा करें, ठीक है। मिक्स आपके दिमाग में होता है। हाँ जी हो गया, मेरा गलना ही लाल है मैंने, उन्होंने आप किया कुछ भी नहीं। द कंपनी हैज़ मेड एन इन्वेस्टमेंट इन मेफेयर ड्यूरिंग द ईयर एंड इररिवोकेबली इलेक्टेड at initial recognition as measured at FVTOCI, the fair value investment as at year end was 125, और जब जाके हम ट्रायल में देखते हैं तो ये 125 पे है और 100 पे वो कह रहा है ईयर एंड पे आ गई है। तो एज पर ट्रायल में लिख देता हूँ, ये ड्यूरिंग द ईयर हमने खरीदी थी ना, कितनी है जी 25, और बोलो अच्छा 125, और क्लोजिंग किस दिन जी क्लोजिंग होगा 30 जून 2000, कैरी डाउन कितना है 100, तो ये तो लॉस नहीं आ गया, अल्लाह माफ़ी। यहाँ पे क्या लिखा करते थे कुछ याद है, फेयर वैल्यू रिजर्व, OCI, बैलेंसिंग, एक और चीज़ भी लिखते होते थे, 3 चीज़ें लिखते थे, लॉस, ऐसा ठीक है। अब इस 25 को हम लेकर जा रहे थे कि एकदम से ख्याल आया ये गेन लॉस अगर IAS 16 का रीवैल्यूएशन सरप्लस लॉस होता, वो भी तो OCI में जाता होता था, ऐसे क्या ना। तो मिसाल के तौर पे रीवैल्यूएशन सरप्लस आया, तो उसकी एंट्री हम किया करते थे एसिड डेबिट 100 रुपये से, रीवैल्यूएशन, लेकिन पहले क्या बीच में वो कॉलम ऐड हो गया था DTL क्रेडिट, मिसाल के तौर पे 35% रेट है टैक्स का, तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन सरप्लस ये कितना होगा, और अगर सरप्लस नहीं आया लॉस आया है
तो एंट्री सी की उलट होगी ना। तो बोलो लॉस आएगा तो क्या होगा, एसिड क्रेडिट होगा। ठीक है जी, लेट से 100 रुपये का लॉस आया, ठीक है, और पहला ही लॉस है, सरप्लस कोई नहीं पड़ा था अज्यूमिंग, ठीक है ना। तो ये चलो पड़ा हुआ था, बहरहाल इसकी उलट एंट्री होगी, इसको अलग से देखना ही नहीं, ठीक है ना, वो अलग से देखेंगे एक दिन में। चारों केसेस दिखाऊंगा, यानी कि पीपीई के अंदर सरप्लस लॉस दोनों, और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट। वो सामने डाटा होगा ना तो इजी होगा, वरना मसला कोई तो 1 मिनट में डाटा पूरा डाटा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो गया कि अगर टैक्स आ रहा हो तो रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई वाला, वो मैंने पूरी लॉजिक देकर सारा कुछ करके बताया था कि अगर ओसीआई में पड़ा है सरप्लस और डीटीई आ जाए पीबीटी से ऊपर तो ये मिसमैच है। तो हम कहते हैं कि जी जहाँ पे सरप्लस पड़ा है उसी के अंदर इसका टैक्स जाए तो नेट कर लेते थे। वो सारी कहानी करके फिर हमने वर्किंग बनाकर हमने ये एंट्री बना ली थी। अब ये एंट्री जब बनाई हुई है तो यही एंट्री यूज़ करवा रहा हूँ मैं आज आपको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली इन्वेस्टमेंट्स के लिए। क्यों कि इसका भी जैसे सरप्लस ओसीआई में गया था, इसका भी तो क्या है, फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई के अंदर से ही होकर जा रहा है। तो सेम ट्रीटमेंट है अगर टैक्स सवाल के अंदर गिवन हो तो। क्या ख्याल है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी एंट्री कुछ यूं बनेगी, 25 रुपये से इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स तो क्रेडिट हो गया, ये तो नज़र आ रहा है, हो गया ना जी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स तो 25 रुपये से क्रेडिट हो गया, नज़र आ रहा है आपको। लेकिन जब आप रीवैल्यूएशन फेयर वैल्यू रिजर्व को ओसीआई के अंदर, इसको क्या लिखते थे हम, फेयर वैल्यू चेंज लिखते थे। चलो फेयर वैल्यू चेंज रिजर्व ही लिखो, एंट्री में तो रिजर्व ही लिखते थे, वहाँ लिखते थे चेंज को। हम डेबिट करने लगे तो मैंने कहा रुको ज़रा, बैलेंसिंग फिगर डालेंगे इसमें क्योंकि टैक्स आ गया। अब टैक्स कितना है, तो डेबिट साइड पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा, जैसे यहाँ पर क्रेडिट साइड पर आ रहा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये देखो ना, एसिड बढ़ा, डीटीएल क्रेडिट और बकाया ओसीआई में। ऐसे ही कल को जब लॉस आएगा, मैं वो जब डाटा सामने होगा ना तो मैं साल में करवाऊंगा तो उसमें मैं यही करूंगा, ठीक है, कि एसिड क्रेडिट होगा, ठीक है, और रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई वाला डेबिट तो होने लगेगा, लेकिन पहले डीटीएल को डेबिट करेंगे और फिर बैलेंसिंग को, पहले नीचे भी ऐसे ही कर रहे हैं, इधर भी ऐसे ही किया, इधर देखो एसिड बढ़ा, हमने कहा जी पहले 35% टैक्स अलग करो और बैलेंसिंग को कहाँ फेंक दो। वर्किंग की तरतीब भी यही होती थी, पहले टैक्स निकालते थे और बाकी 75%, ऐसे ही है ना जी। ओके सॉरी जी, सही है, ठीक है ना। तो ये एसिड बढ़ने पर आप डीटीएल क्रेडिट करके बकाया सिखाया हुआ है, बस अब उसको यूज़ करना है। किसी एक क्लास में इनको फिर इकट्ठा देख भी लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो आज की क्लास में बस इतना सा बता दो जी। 25 इंटू 35% कितना बनता है, 8.75, तो बाकी 16 पॉइंट, यार मेहरबानी कर दो मेरे हाल पे, पहले सवाल थोड़ा जी और 16 कर दो, बस राउंड कर दिया, ठीक है। ये जी वर्किंग 7 है, इसको अब मैं करने लगा हूँ पोस्ट। क्या करने लगा हूँ, पोस्ट। तो पहली एंट्री इसकी होगी जाकर ओसीआई के अंदर, लेकिन होगी नेगेटिव, ऐसा ही है क्योंकि ये फेयर वैल्यू चेंज है, डेबिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डीटीएल का लेजर ऑलरेडी ओपनड है, उसके अंदर 9 रुपया कर देंगे डेबिट। और तीसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का लेजर तो ओपन नहीं है मेरे ख्याल में, इसको ब्रैकेट में ही ले लेते हैं, बल्कि लेजर क्या ओपन हो तो गया लेजर। अब इन्वेस्टमेंट शेयर्स क्रेडिट करके ये 100 रुपये बैलेंस शीट में ले जाते हैं, तो फिर वर्किंग ही रेफर कर देंगे, वर्किंग 7 ही कर देंगे, ठीक है। करें एंट्री पूरी करें तो फेयर वैल्यू रिजर्व, फेयर वैल्यू चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व हम यूं लिखते थे, कितना आ रहा है जी 16 नेगेटिव, ये डेबिट हो गया, ऐसे ही है। दूसरा डेबिट कहाँ पड़ रहा है, डीटीएल में, कितना 9 का। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, उत्ते की आ रहा सी, इसके अगेंस्ट रिटेन्ड अर्निंग्स को हिट करने हैं, रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। अच्छा सॉरी, एंट्री क्या कर रहे थे जी, नजर आ गया। 16 से सरप्लस फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट ओसीआई में, 9 रुपये से डीटीएल डेबिट और 25 रुपये से इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्रेडिट।
और ये क्लोजिंग बैलेंसिंग नहीं है, गिवन था सवाल के अंदर, वर्किंग का रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ये नज़र आ जाएगा हमारी बैलेंस शीट में। हाँ जी, क्लोजिंग नज़र आएगा ना, वर्किंग का रेफरेंस क्यों नहीं दे रहा मैं, सवाल में गिवन है कि उसकी फेयर वैल्यू ईयर एंड पे कितनी है 100। तो जिसको कुछ समझ नहीं आया होगा उसने बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को तो 100 पे लिख ही दिया होगा, उसको उसके नंबर मिल गए होंगे। फिर इसको कुछ नहीं समझ आया होगा, उसने पूरा 25 एफईटी ओसीआई में वहाँ से कहते हुए ओसीआई में डाल दिया होगा, तो आधे नंबर उसको भी मिल गए होंगे। लेकिन टैक्स वाली एडजस्टमेंट तो ईजी थी ना, ये तो बस बताने की देर थी कि जैसे रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर ओसीआई से रूट होता है तो उस पर टैक्स का इंपैक्ट होता है, तो इसी तरह से एफईटी ओसीआई वाली भी तो उधर से ही रूट होती हैं, 100% सेम, सिर्फ नाम बदला है। यहाँ पर क्या था, रीवैल्यूएशन सरप्लस डीटीएल और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की जगह पीपीई आना था, जो रीवैल्यूएशन सरप्लस चल रहा था। ऐसे ही गेन भी आ जाए कल को तो उसके साथ भी ये ट्रीटमेंट, ठीक है सर। ये तो आप आसान कह रहे थे, हाँ आसान है ना, बताने के बाद आसान होनी चाहिए, ये बताने के बाद अब आइंदा के लिए आसान है। अब अगर पर्चे के अंदर आपको वो गेन वाली कोई एडजस्टमेंट दे देता है तो वो तो और ज़्यादा आसान है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल इस तरह से लगेगी। आप ये एंट्री कर रहे होंगे, बस यहाँ पर पीपीई की बजाय, यहाँ पर पीपीई की बजाय आप क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को डेबिट, ठीक है, सही है ना, ठीक है। चलें जी, ओके, नाउ लेट्स गो एंड किल दिस एडजस्टमेंट, हैं, पहले 7 कर लें, ठीक है जी, नमाज से पहले 7 कर लेते हैं, नमाज के बाद फिर सुकून से जब तक नहीं होगी तब तक जी नंबर 7 पहले कर लें जी। ऑन जुलाई 2015 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोपोज्ड अ फाइनल डिविडेंड 15 फॉर द ईयर 15, इसको क्या करें, हाँ लेकिन ब्रैकेट वाला तो आ जाना है ना, फाइनल ऑफ 14 तो 15 में आना है ना। अच्छा, अब मामला ये है कि 15 के साल का तो आपने अब अनाउंस किया है, 14 के साल का जो पिछले साल फाइनल, पिछले साल का डिविडेंड था जो पिछले साल के एंड पर, इनके साल के शुरू में हो गया होगा अनाउंस, आपके ख्याल में वो अनाउंस डिविडेंड अभी तक पे नहीं हुआ होगा, नहीं, कहाँ, अगर पेबल होता तो फिर पेबल्स में नज़र आता। और दूसरी बात और भी बताऊं भाईजान, पिछले साल 30 जून 14 पे ईयर एंड हुआ होना है, जुलाई अगस्त में, सितंबर में हद है, सितंबर के अंदर अनाउंस हो गया होगा, ठीक है, अक्टूबर में होगा कि चलो भाई कह रहे हैं 4 महीने हैं, तो आपको क्या लगता है उसको, अक्टूबर नवंबर भी गुजरा, दिसंबर भी गुजरा, अगले 6-8 महीने गुजर गए और कोई डिविडेंड लेने नहीं आया, कैश की एंट्री तो अकाउंटेंट भूलता नहीं है। अब प्रॉब्लम इज अगेन हेयर जी, 20% की पहले तो एंट्री बताओ कि डिविडेंड की एंट्री होनी क्या चाहिए, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट कह दो या कैश कह दो, चलो डिविडेंड पेएबल कह दो, लेकिन फिर जब पेएबल नज़र ना आए तो समझ जाना कि वो कैश, दोनों ही हो सकती है ना, बात तो एक ही, इसकी तो लड़ाई नहीं है हमारी, ठीक है जी। अब मुझे बताओ हमारे साल के पहले दिन कैपिटल कितना था, ये 20,000, आपको कैसे पता कि यही पहले दिन था, बेटा 60,000 में सही नुकता लगा रहा था जी, 60,000 जी, क्योंकि सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि दौरान साल हमारे कोई शेयर्स, यानी कि ये जो 6,000 है ये 6,000 ही है, 60,000 सॉरी 60,000 जो है ये 60,000 ही, एडजस्टमेंट तो वैसे कोई नहीं आई इसके अंदर, ये 60,000 ही है। अब इस 60,000 को हमने यूज़ करके डिविडेंड निकालना है, ठीक है। अब ज़रा डिविडेंड निकालें, कितने परसेंट है, 20%, वो कहाँ गया मेरा तीर सा, अच्छा वो इधर है जी, तो 60,000 का 20% इज इक्वल टू 12,000। इसकी एंट्री होती है डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, फिर पेएबल अगर होता तो नज़र आता, इसका मतलब पेएबल नहीं है, सारा कुछ पे हो गया, ठीक है, तो ये तो बात हो गई ख़त्म। अब मसला आगे क्या है, मसला ये है बच्चों कि मुझे ये डिविडेंड
डेबिट होता कहीं पे ट्रायल के फेस पे नज़र नहीं आ रहा, और डिविडेंड वैसे डेबिट होता भी कहाँ पे है, तो इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट हो गया होगा। वो कह रहा है कि डिविडेंड अनाउंस हुआ है 14 का, 15 का हुआ है वैसे तो कह रहा है, लेकिन ब्रैकेट में वो यही बात कह रहा है कि 14 का भी अनाउंस हुआ था। तो क्या आपको लगता है कि डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा? अगले सिर पाड़ता होना है, बल्कि पेबल नजर नहीं आ रहा, कोई 1 रुपया नहीं अगले ने छोड़ा, सभी ले गए हैं, तो फिर कहाँ है डिविडेंड? अब एक और सवाल दिखाता हूं, जरा चलते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, बल्कि शाहीन कहीं उड़ ना जाए। शाहीन तेरी परवाज से, सवाल का नाम है शाहीन। शाहीन तेरी परवाज से जलता है ज़माना, फिर तू लंघ जा साड़ी खैर है, हो जाना है थोड़े अरसे से जी। अगला सवाल, मी गोरा। ये देखो ना यार, मैंगोरा के नाम से एक सवाल है क्वेश्चन बैंक के अंदर, 2 या 3 है ये। मैंगोरा इंपोर्ट्स, पेज नंबर 711 पर एक सवाल है, वैसे आपको दिखाना है। कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन बबलू लिमिटेड। अच्छा चले छोड़े। अच्छा बच्चों ये देखें, बमांगे दहल कह रहा है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या हैं जी? ओपनिंग, ओपनिंग, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या है जी? ओपनिंग। और साथ ही वो कह रहा है डिविडेंड्स पेड हैं तो ओपनिंग, लेकिन डिविडेंड पेड है पर वो पेड उसने फेस के ऊपर शो किया होगा। अब जब आप स्टेटमेंट चेन इक्विटी बनाएंगे तो उसके अंदर जब आप रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम बनाएंगे तो यहाँ पर तो ओपनिंग रिटेन्ड कितनी आएंगी, और फिर आप जस्ट क्या करेंगे, उसमें से डिविडेंड को माइनस करके शो तो करेंगे कितना जी? और जाहिर सी बात है ऊपर को पैट वगैरह भी तो आएगा ना, और ठीक है। मतलब आपने स्टेटमेंट इक्विटी के अंदर इस तरह से डिविडेंड को प्रेजेंट करना होता है। और बोलो ये अभी मुझे पैड करने पता, वो पैड बढ़ेगा, आप ये नहीं कह सकते कि 121 में 125 कैसे दे दिया, मतलब अभी पैड भी तो आना है ना बीच में, और ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको प्रेजेंट करना है यहाँ पर, ठीक है। अब सवाल ने फेस से ही बता दिया कि डिविडेंड पेड है और डेबिट साइड पर नजर आ रहा है, अदर इन्फॉर्मेशन नहीं बताया हुआ था, ठीक है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? सवाल के फेस के ऊपर उसने नहीं लिखा हुआ रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग है या क्लोजिंग, लेकिन सवाल के एंड पे जाके कह रहा है कि डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है 15 का, और साथ ही पता लगा 14 का भी किया था तो रिकॉर्ड भी हुआ होगा। अगर रिकॉर्ड हुआ है तो कहाँ पड़ा होगा? तो जालमो ऐसा तो ना करते आई के बालो, आज तुम लोगों ने रिटेन्ड अर्निंग्स वो दे दी जो ओपनिंग तो नहीं है, जो इधर देखो जो क्लोजिंग तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सेल्स एक्सपेंसेस वगैरह ट्रायल में दिए हुए हैं, लेकिन वो ओपनिंग भी नहीं है। ओपनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें से डिविडेंड माइनस हो चुका है। कितना? अब ये 12,000 जो है ये माइनस होकर ये फिगर निकली हुई है, कितनी? अब मसला क्या है, हमें इस देखो डिविडेंड का रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस हो जाना गलत नहीं है, गलत नहीं है। यानी अगर मुझसे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी ना मांगी होती तो मैं यहां पर 20 लेता, यहां पर वही 20 आ जाता दोबारा सही होकर, लेकिन नीचे डिविडेंड शो ही ना करता। क्या कहता? डिविडेंड ऑलरेडी डिडक्टेड है, इस 20 तक आते आते माइनस हो चुका है। पर मुसीबत क्या गले पड़ी, उसने रिक्वायरमेंट में इसीलिए इसको रख दिया था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाओ, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी के अंदर हमें ओपनिंग प्लस पैट लेस डिविडेंड शो करके दिखाना पड़ता है क्लोजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये बैलेंस भी गलत है, गलत मतलब प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब यहां पर तो मैंने जगह नहीं छोड़ी, तो मैं थोड़ा सा इधर से जगह निकालता हूं, ठीक है जी। क्या हिसाब लाया? हिसाब तो लाया सी मैं, पर थले वो भूल गया कि यार हिसाब भी है, ठीक है। हिसाब तो मैं लाया सी अपने लो, आपको लाइनें छुड़वाई थी ना उस वक्त, तो मैंने यही हिसाब लगाया था। एक लाइन इधर डल जाए ना, ये नीचे वाली ये यूज़ कर लेते हैं, चलो गुड हो गया।
जी भाई माजरत चाहता हूँ मैं, मैंने ज़रा आपको लाइंस छुड़वा दी थी, लेकिन वो मैं फिर नीचे वाली वर्किंग। जी क्लोजिंग बैलेंस आपको मैंने कहा था, इसके नीचे मैंने कहा था 5-6 लाइनें छोड़ दीजिएगा, तो जो आखिरी लाइन है आपके पास उसके ऊपर आप ये छोटी सी वर्किंग कर लें, ये स्टार। जो 20,000 है हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, इसमें से 12,000 डिविडेंड का माइनस होना कोई गलती नहीं है, पर मसला ये है कि अगर मैं यही वाला 20,000 यहां पर ले लेता हूं तो फिर मैं डिविडेंड दोबारा माइनस नहीं कर सकता, वो तो डबल माइनस हो जाएगा। तो अब अगर माइनस नहीं कर सकता तो फिर शो नहीं होगा, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड। ये भी दूसरा लोचा था इसमें, जो बड़ा लोचा था, एडजस्टमेंट 1 और ये वाली एडजस्टमेंट अभी टैक्स की रहती है। तो जी क्या है 12,000, तो टोटल क्या आ गया 32,000। अब ये 32,000 जो है इसको यहां पे शो करना था, इधर देखो 32,000, ओके, और उसके बाद यहां से डिविडेंड माइनस करके शो कर देना था 12,000। डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड लिख देता हूं मैं, फाइनल डिविडेंड ऑफ 2014 कितना 12,000। फिर कहते हैं एक्स्ट्रा क्लास ना करें। अब ये नॉर्मल क्लास में होने वाला सवाल था, ये तो हम मुद्दतों से संडे को बुलाकर ही करवाते हैं। आपने कहा जी नहीं संडे नहीं, हमें आज ही बुला लें, तो ठीक है, ये आपका संडे आज हो गया, कुछ संडे आपका अब मंडे को लगेगा। लेकिन ऐसी चीज़ें ही होती हैं जो आपके लिए ज़रूरी भी बहुत होती हैं। ये चीज़ें सीख रहे हैं यहाँ पर, आज परेशान हो रहे हैं, लेकिन कल की खुशियाँ हैं। फिर ये कहीं भी एडजस्टमेंट इनसे मिलती जुलती आ जाए इक्का दुक्का तो वो काम दे जाती है, ठीक है। तो ये भाई प्लस किया और फिर माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि 32 में से डिविडेंड माइनस करके दिखाना था, ठीक है, सही है। चलो अच्छा जी, अब नमाज की ब्रेक करते हैं भाई, इसको पॉज ही रखिएगा, इंशाल्लाह 10 मिनट में दोबारा क्लास रिज्यूम हो जाएगी। जी तो नमाज की ब्रेक हमारी ख़त्म हो गई है, और हम कहाँ थे मुझे याद नहीं हम कहाँ थे, हमने इसको एडजस्ट किया था ओपनिंग को, ठीक है। चलें अच्छा जी, अब रह गई है सिर्फ एक एडजस्टमेंट, और वो है एडजस्टमेंट नंबर 6, ठीक है। चलें एडजस्टमेंट 6 को करते हैं। अब आसान सी एडजस्टमेंट है, बहुत आसान एडजस्टमेंट है। इसका हाफ पार्ट तो बिल्कुल आसान है, और बाकी का हाफ पार्ट भी थोड़ा आसान ही है, ठीक है। इसको कहाँ लेके जाऊं, ओके। सवाल के अंदर मैंने आपको दिखाया था ये 2000 प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। भाई किसी के पास नंबर है बच्चे का तो उसको करो मैसेज, यार आजा तेरी मेहरबानी, काम रोड़े से। वो भाई जो अभी तक आया ही नहीं, मस्जिद में अभी तक रहा है, मस्जिद वाले तो आ गए, मस्जिद वाली सवारियां तो सारी पूरी हैं हमारी। जी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्रेडिट साइड पर समझ से बाहर है, क्या है ये, कैसा है ये, पेबल होगा, देखते हैं कहानी देखते हैं। कहानी शुरू होती है, ड्यूरिंग द ईयर 5 million was paid in full and final settlement of income tax liability against which a provision of 7 million had been made in the previous year। डिफरेंस भी 2 का है, ऊपर भी 2 है। मामला क्या हुआ है, मामला ये हुआ है कि जब प्रीवियस ईयर में, मिसाल के तौर पे मैं यूं बनाता हूं कि जी प्रीवियस ईयर में जब आपने टैक्स की प्रोविजन कैलकुलेट की होगी तो उस वक्त क्या प्रोविजन बनाई होगी आपने, अगेंस्ट विच आ प्रोविजन ऑफ 7 वाज मेड इन प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले साल में आपने जो प्रोविजन क्रिएट की थी, उससे जो एंट्री की थी CTE डेबिट CTP क्रेडिट, वो कितने से की थी जी, 7 मिलियन से। 1000 में चल रहा है हमारा सवाल, तो 1000 में, ठीक है जी। उसके बाद आप करंट ईयर के अंदर पेमेंट करने गए, जब करंट ईयर में आप पेमेंट करने गए तो टैक्स वालों ने क्या कहा, तुम्हारा तो 5 बनता है। तो 5 million वॉज पेड एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ आ लायबिलिटी विच वॉज क्रिएटेड प्रीवियस ईयर अमाउंटिंग टू ₹7 million। अब करंट ईयर में ओरिजिनल एंट्री होनी क्या चाहिए थी, हमने एंट्री करनी थी CTP डेबिट 7000 से, ठीक है जी, CTE प्रायर क्रेडिट, चलो कैश क्रेडिट, CTP डेबिट 7000 से। भाई आपका बड़ा इंतज़ार किया हमने,
फिर हम शुरू कर ही बैठे। मैंने कहा ज़रा जल्दी से सुन लो, क्योंकि अब सुबह से बैठे हो तुम, साथ साथ चल रहे हो, अब मैं कैसे ये कर सकता हूँ। ट्रायल के अंदर 2000 क्रेडिट साइड पे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स नजर आ रही है। तो की सी बात समझ नहीं आई, जाकर पढ़ा एडजस्टमेंट 6 को, तो वो कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर, हमारे साल 15 में 5 मिलियन वॉज पेड एंड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स लाइबिलिटी अगेंस्ट विच आ प्रोविजन ऑफ 7 वॉज क्रिएटेड इन प्रीवियस ईयर। पिछले साल जो हमने अंदाजा लगा के टैक्स बुक किया था, सीटीई डेबिट सीटीपी क्रेडिट, वो 7000 था। इस 7000 के अगेंस्ट इस साल 5000 के अंदर ही उन्होंने टैक्स वालों ने मान लिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई। तो इसकी अब मैं कह रहा हूं, इस साल में ओरिजिनल एंट्री जब टैक्स पे करने गए थे होनी चाहिए थी सीटीपी डेबिट 7000 से, कैश क्रेडिट 5000 से, और बाकी एंट्री क्या किया करते थे हम, वो याद है, सीटी अंडर ओवर प्रोविजन। अंडर ओवर प्रोविजन का कॉन्सेप्ट भूल गए हो? सारा कुछ ही इधर सवाल के अंदर पड़ा हुआ है। हाँ, जैसे वो क्या होते हैं, वो जामन होते हैं ना, जामन करके वो दे देते हैं, ऐसे ही सवाल हुआ पड़ा है। ओ IAS 12 भूल गए हो? ओ अंडर ओवर प्रोविजन होती थी, ऐसे ना करो। तो सीटीई मैं लाल रंग से लिखा करता होता था जी, 2000 होना तो ये चाहिए था। अब गालिबन जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। बाप कहोगे ये कैसे पता लगा आपको? कहो ये कैसे पता लगा आपको? ये मुझे ट्रायल का मुंह बता रहा है कि जो होना चाहिए था ना गालिबन वो हो नहीं पाया। और गालिबन जब पेमेंट हुई तो अकाउंटेंट भाई ने जो एंट्री पास की है वो एंट्री है गालिबन, आप सोच के बताओ क्या एंट्री हुई होगी? क्या एंट्री हुई होगी? सीटीपी डेबिट सीटीई क्रेडिट 5000 से, और 2000 ये जो क्रेडिट हुआ था ये अभी भी क्रेडिट में पड़ा रह गया। पिछले साल जो पेबल था वो 7000 बनाया था। अब असल तो ये 7000 डेबिट करना था, लेकिन वो कह रहा है, ट्रायल का मुंह कह रहा है कि प्रोविजन फॉर करंट टैक्स के अंदर क्रेडिट साइड पर पेबल में अभी भी 2000 पड़ा है। तो इसका मतलब इन्होंने भाईजान ये एंट्री की थी, सीटीपी डेबिट, जो पैसे पे किए ना उसकी एंट्री कर दी उन्होंने, पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। ये सोचा ही नहीं कि पेबल क्रिएट कितने से किया था, तो 5000 और 5000। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या जी? सीटीपी डेबिट होना था 7 से, हुआ है 5 से, तो मज़ीद 2 से इसको डेबिट कर लें। ठीक है, समझ आ रही है? ये आसान एडजस्टमेंट थी, बस इसको ज़रा फिट करना था हमने। और वैसे भूला भी होता है थोड़ा सा, पता है आपको, डेफर टैक्स उस तरह से रिवाइज़ नहीं है, फाइनल अकाउंट चलते चलते एकदम उधर ही रुख कर लिया इसने। तो इस तरह के सवाल आप शुक्र करें नहीं आते फिर नोट तो आसान है। ऐसे आप डिस्क्लोजर से परेशान हो रहे थे, तो मैंने कहा पहले डिस्क्लोजर कर लें, उसके बाद फिर अब पता लगे कि भाई ऐसा भी कुछ होता था, माजी में भी लोग तंग ही होते थे जी। तो सीटीपी डेबिट और सीटीई क्रेडिट, कैश क्रेडिट होना था 5 से, वो तो सही हुआ, लेकिन सीटीई प्रायर क्रेडिट होना चाहिए था, ये नहीं हुआ है, तो ये क्रेडिट। यानी इस साल के अंदर खड़े होकर हमने पिछले साल की अंडर ओवर की एडजस्टमेंट करनी होती थी ना, तो ये एंट्री है। ठीक है, तो ओरिजिनल रॉन्ग गुजर गई, रेक्टिफाइंग पहले पोस्ट कर लूँ, फिर आपको तस्वीर के लिए ओरिजिनल रॉन्ग भी दे दूंगा। अब मुझे बताओ कहाँ कहाँ पे मसाइल हैं? एक तो ये आता कहाँ पे था, मुझे ये याद नहीं आ रहा, कहाँ पे आता था ये मुझे याद नहीं आ रहा, किसी को याद है तो बता दे मुझे। टैक्स एक्सपेंस में जहां पर यानी रेकंसिलिएशन से भी ऊपर है ना, करंट टैक्स डेफर टैक्स और सीटीई प्रायर अलग से आता था। वर्किंग ओपन करता हूं, आपको याद कराता हूं, वर्किंग नंबर केड़ा चल रहा है तो दस दो। 8 ये होगा, वर्किंग 8 ये है ना, ये को वर्किंग है, वर्किंग 9, वर्किंग 8 ये है, ठीक है ना। वो अगर वर्किंग का आप नंबर देना तो दे दें, मैं तो नहीं दे रहा। ठीक है जी, इधर देखें, करंट टैक्स नहीं, टैक्स एक्सपेंस, टैक्सेशन याद है ना, तो टैक्स एक्सपेंस आता था। ठीक है, टैक्स एक्सपेंस। अब मैंने कौन सा नोट बनाने हैं कि मैं सारे नोट्स बनाऊं, रेकंसिलिएशन बनाऊं, लेकिन टैक्स एक्सपेंस जिसमें आया करता था सीटीई, डीटीई, और एक लाइन छोड़कर नीचे ऐसे करते होते थे, याद है, सीटीई प्रायर।
रेड कलर से मैं लिखता होता था सीटी प्रायर, और फिर ये टोटल होता था जो टैक्स एक्सपेंस होता था। इसकी रेकंसिलिएशन फिर बनती थी नोट्स के अंदर, लेकिन वो तो उसने मांगे नहीं हुए, ठीक है। तो ये वो एक्सपेंस की फिगर है जो मुझे चाहिए, जो मैंने वहां फेस पे पहुंचानी है। लेकिन उसके तो करंट टैक्स भी निकलेगा, भी डेफर टैक्स भी निकलेगा। फिलहाल तो मुझे उन चीज़ों की तो तलाश नहीं है, फिलहाल तो मैंने ये एंट्री पोस्ट करनी थी, बस पर्चे के अंदर इकट्ठा ही कर देना, ठीक है। ऐसे ही एक टोटल अलग से करने का टाइम ज़ाया करोगे आप, ठीक है जी। अब ये एंट्री पोस्ट होने लगी है जी, एंट्री पोस्ट होने लगी। खवातीनों हजरात, खवा ढेर सारी वो हजरात जी, कम है आज जी। सीटीपी डेबिट कहाँ पे पड़ा है? सीटीपी, ये सीटीपी कहाँ पे पड़ा है? ये सीटीपी कहाँ पड़ा है जो डेबिट करना है? ये ट्रायल के मुंह पे ही पड़ा है मेरे ख्याल में, वहीं पे डेबिट कर दे, मैंने आपको वैसे भी सिखाया था। अब ये पड़ा है ना सीटीपी, खत्म करना है ना, तो क्या अलग से वो बस लेके आए, लेके आ गए फिर उसको माइनस करके जीरो करें? तो मैं तो कहता हूँ मुंह पे ही जीरो करें उसको, यहाँ से उठा के ही ना ले जाए, ठीक है। ये सिखाया था ना आपको। तो ये जनाब एंट्री होने लगी रेक्टिफाइंग सीटीपी, सीटीपी, सीटियां ना बजाएं, सीटीपी डेबिट। अब ये पेबल है, पेबल क्रेडिट साइड पे पड़ा है, इसको खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? डेबिट होगा तो जीरो हो जाएगा ना, सीटीपी डेबिट 2000 से। और देखो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया? जीरो, ठीक है ना। तो ये सीटीपी डेबिट और सीटीई प्रायर ईयर क्रेडिट 2000 से। क्रेडिट मतलब एक्सपेंस, क्रेडिट मतलब एक्सपेंस रिवर्स। कुछ याद आया कि नहीं? हैं? पढ़ा करो ध्यान से, यही रहता होता है बंदा। अच्छा जी, अब आते हैं असल एडजस्टमेंट की तरफ। अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। करंट ईयर्स टैक्सेबल, पहले इसको छुपाएं जरा, ये नवा कट्टा बाद से खोलेंगे जी। अभी मुझे इतना बता दें, ये क्या लिखता है? करंट ईयर्स टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स अकाउंटिंग इनकम बाय 5 मिलियन। टैक्सेबल इनकम यानी टैक्सेबल प्रॉफिट कह रहे हैं, जरा आपके आसानी के लिए, आपके पसंद वाले लफ्ज। टैक्सेबल प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट ये कहां आते होते थे? करंट टैक्स की वर्किंग में, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स में, पीबीटी ऐड लेस टैक्सेबल प्रॉफिट टैक्स। कोई याद आया? इसको कोई बच्चे कह रहे थे इसको वर्किंग बनाए, ये भी कोई वर्किंग होती है? वर्किंग तो मैं अब बनाऊंगा। चल जा आ, वर्किंग नंबर 9, ठीक है जी। वर्किंग 9, करंट टैक्स की वर्किंग, करंट टैक्स की कैलकुलेशन हुआ करती थी, कुछ याद करो, ठीक है। इसका फॉर्मेट बना रहा हूं मैं, इधर देखो। शुरू होता था ये पीबीटी से, पीबीटी को अकाउंटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, उसने अकाउंटिंग इनकम कहा हुआ, एक ही बात है, सही है ना, अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हुआ करती थी ऐड, कुछ चीज़ें हुआ करती थी लेस। फॉर्मेट सा बना रहा हूँ, आपके दिमागों में चीज़ें ज़रा ताज़ा हो जाएं, ठीक है। कुछ चीज़ें हुआ करती थी इसमें से लेस, और जो चीज़ें ऐड हो गई, जो चीज़ें लेस हो गई, उसके बाद जो आंसर आता था वो आंसर हुआ करता था टैक्सेबल प्रॉफिट, ठीक है जी। इस पर फिर लगा करता था रेट, और उससे निकल आया करता था आपका टैक्स एक्सपेंस, ठीक है जी। ये कुछ याद आया थोड़ा सा फॉर्मेट? ये तो बहुत दफ़ा बनाया था, टैक्स एट द रेट ऑफ, हमारे सवाल में कितने हैं? अच्छा जी, अब वो कहता है करंट ईयर का जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो जितना भी है, अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है उससे 5000 ज़्यादा है, सही है।
ये मतलब है ना। अब बोलो, अब मुझे अभी तक फिलहाल पीबीटी का नहीं पता, ये बड़ी मुसीबत है। ठीक है, पीबीटी का मुझे नहीं पता। पीबीटी निकल आए तो शायद कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता लग गया कि ऐड वाली चीज़ें 5000 हैं और लेस वाली 0 हैं। आपको ये क्या बात की आप? अकाउंटिंग प्रॉफिट और ये टैक्सेबल प्रॉफिट, बीच में कुछ चीज़ें ऐड होती थी, कुछ लेस। सवाल क्या कहता है? टैक्सेबल प्रॉफिट एक्सीड्स, हाँ क्या लिखता है? 5000 पीबीटी नहीं होगा, मुझे जुमला पढ़ के दिखाओ ज़रा। करंट ईयर्स टैक्सेबल प्रॉफिट एक्सीड्स अकाउंटिंग प्रॉफिट बाय 5000। मतलब ये जितना भी है ये इससे 5000 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऐड होने वाली चीज़ें ज़्यादा रही होंगी, लेस आने वाली चीज़ें कम रही होंगी, तभी ये 5000 ज़्यादा है ना। अब कितना फ़र्क होगा? ऐड होने वाली चीज़ें 5000 होंगी तो लेस वाली 0। आपको नहीं जी, इसको मैंने 15000 करना है तो इसको फिर 10000 करो, इसको 25000 करना है तो इसको 15000 करो, इसको 1 लाख करना है तो इसको, यानी आपने 5000 95,000 5000 का फ़र्क रखना है। ठीक है, ऐड होने वाली चीज़ें 5000 ज़्यादा हैं, यहाँ तक को मसला। अब अगर मुझे पीबीटी मिल जाए ना तो मैं उसमें 5000 ऐड करके सिफर लेस करके टैक्स पे प्रॉफिट निकालूंगा और 35% लगाकर करंट टैक्स निकाल लूंगा, और फिर डेफर टैक्स कहानी तो उसके बाद आती है। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? पीबीटी कहाँ से मिलना है? पीबीटी कहाँ से मिलना है? और इसके ऊपर ये सारी चीज़ें अभी रहती हैं, लेकिन एडजस्टमेंट्स ख़त्म हो गई हैं बच्चों, एडजस्टमेंट्स ख़त्म हो गई हैं, सिर्फ करंट टैक्स और डेफर टैक्स ही रह गया है। बाकी मैंने सारी एडजस्टमेंट्स आपको करवा दी हैं, तो बस ट्रायल को पोस्ट कर लें, बकाया जात को लिख लेते हैं, जो चीज़ें पूरी होती हैं पूरी करें, ये नंबर तो लें, उसके बाद फिर देखते हैं टैक्स निकल आया तो निकल आया, नहीं तो छुट्टी कर लेंगे फिर, हैं। चलें जी, तो सबसे पहले क्या नजर आ रहा है जी? सेल्स रेवेन्यू, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आ गया इधर 200,000। ये अब देखो ना, ये मुफ्त के नंबर थे, अब इसके भी नंबर थे। ठीक है, नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहाँ जाएंगी जी? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो यहाँ पर आप जाकर लिख दो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो जो हमने एज पर ट्रायल लिखनी होती थी, यही एज पर ट्रायल। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है जी? 100,000। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 35,000 एज पर ट्रायल। 35,000 ये जगह रखी हुई थी, ऐसा ही है, मुफ्त के नंबर, इस सब के नंबर मिल रहे हैं। नेक्स्ट, इतनी देर से खप रहे से मुफ्त के नंबर तो ले लेते, फिर पर्चे में तो आपने ऐसे ही करना है जब फंस जाओ तो। नेक्स्ट क्या है? एडमिन कॉस्ट 30,000 एज पर ट्रायल, ये 30,000। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्रीज यहां से उठा के ले गए थे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, कहीं पे टैक्स रेट वगैरह कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ तो ये चेक नहीं कर सकते कि इंटरेस्ट जो पे हुआ कुछ पेबल है या नहीं है, तो बस जो गिवन है वो पेड ही है। ट्रायल के अंदर तो पेड की फिगर ही होती है। तो फाइनेंस कॉस्ट कहाँ पे है मेरी? कहाँ है? फेस पे ही है, कोई वर्किंग नहीं बनी, मेरे काम में डायरेक्ट ही लिया। कितना है जी? 5,000। ठीक है ना, तो जिसकी वर्किंग नहीं बनी बस ठीक है, वो फेस पे आ गया। ओके, नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना है? कहाँ है ही नहीं, खत्म होगी कहानी। ठीक है, नेक्स्ट, पीपीई लेस अकोमोडेशन क्लोजिंग ले गए थे, बैलेंस शीट के फेस पे भी ले गए थे। ठीक है ना, इंटेंजिबल हो गया हुआ है। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल 37,800 है, कोई प्रोविजन नजर नहीं आई, लेकिन ये गलत था, इसकी एडजस्टमेंट करके हमने इसको भी सही कर लिया था, शायद बैलेंस लिखना भूल गए थे। चलो लिख दो जी, और ये तो लिख दो 27,800। ठीक है, उसके बाद एडवांस रह गया, एडवांस इनकम टैक्स 6,000 करंट एसेट्स में लिखना है, रहता नहीं, हमने लिखा हुआ है इंशाल्लाह जी। कितना? 6,000। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, पीपी हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कैश एंड बैंक 4,400, अदर रिसीवेबल्स 14,000। 14,000 और ये कितने? अच्छा वैसे ये नहीं, मुझे सिर्फ चाहिए वो थे एक्सपेंसेस, लेकिन मैं कहा सॉरी ट्रायल जरा पोस्ट कर दो। ठीक है, मुफ्त के नंबर लो। ओके, पॉज करें जरा जी भाई। तो क्या बात हो रही थी कि चाहिए पीबीटी, लेकिन हम सारे कुछ पोस्ट कर रहे हैं। अब देखो कितने नंबर पड़े हुए हैं, कितने नंबर पड़े हुए हैं। ये सारे वो नंबर हैं जो बगैर एडजस्टमेंट्स वाली फिगर्स पड़ी थी, जिनको छेड़ा नहीं था अभी तक।
आ रहे हैं मुफ्त के नंबर। तो 25 में से 20 नंबर तो वैसे ही आ जाने थे, 17-18 तो हर एक के आ जाने थे। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल्स 12,000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन 5,000। अब ये असल में वो टाइम है जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है ये संडे या एक्स्ट्रा क्लास में करवाने का, वरना 2 घंटे में सवाल तो एडजस्टमेंट्स तो हो ही गई थी, लेकिन पोस्टिंग एक बार तसल्ली से बंदा पूरा सवाल करवा लेता है, बस ये है, ठीक है। क्योंकि इसमें फिर वो पूरा होने के बाद पीवीटी निकल के आगे काम खत्म होना है ना, तो इस वजह से नॉर्मल क्लास में नहीं हो सकता, जिस वजह से कहा था संडे या ये, ठीक है। लेकिन मंडे को भी 1.5 घंटा, असर के बाद नहीं, लेकिन 1.5 घंटा, ओके। अच्छा जी, 1.5-2 घंटे वही असर तक जी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया, ये डेफर टैक्स ओपनिंग ले गए यहाँ से, शेयर कैपिटल ओपनिंग ले गए, लिख दिया ना, चलो अच्छी बात है। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ से ले गए थे, और ले गए थे इन्वेस्टमेंट एज पर ट्रायल, वो लेजर के अंदर लिखी थी, ठीक है ना। अब सवाल तो सारा खत्म है, ये टोटल कर दो, ये ओपनिंग स्टॉक लिखना ना भूलना, 31 104,708 104,708 95292। आगे बढ़ें जी। सेलिंग एक्सपेंस टोटल 36,275 और 36,275। मैंने कहा भी था कोई अदर इनकम नहीं है। चले, ये तो तोड़ दी थी ना हमने एक्सपेंस से, तो वर्किंग वन जी। एडमिन 30450, ये हो गया हुआ है 30450। और टैक्स एक्सपेंस तो अभी निकलेगा, लेकिन मुझे पीबीटी अभी चाहिए, ठीक है। वहां तक तो मामला सारा क्लियर हो गया जी, बोलो 23567 डन जी। अब ये 23567 मेरा निकल आया है, वर्किंग कितने मेरे सवाल से 23, इसी को तो टैक्सेबल अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते थे, 2356। इसमें जनाब कुछ चीज़ें ऐड हुई, कुछ चीज़ें लेस हुई, यही होता था ना। लें जी, अब वो कह रहा था करंट ईयर का टैक्सेबल प्रॉफिट जो है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से 5,000 ज्यादा है। टैक्सेबल प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट से 5,000 रुपए ज्यादा है, ये इससे 5,000 ज्यादा है। तो कह सकता हूं ऐड होने वाली चीजें 5,000 ज्यादा थी, लेस होने वाली 5,000 से कम, मतलब ये ज्यादा थी 5,000। ये जितना भी है, ये 15 ले लो, ये 10, 25 ले लो, 20, 50 ले लो, यहां पर 45, डिफरेंस 5 का। ऐड होने वाली चीजें 5,000 ज्यादा हैं। गॉट इट। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना है 28,500। अब यहां पर टैक्सेबल प्रॉफिट, ये मैंने क्यों बात की 5,000 वाली, 5,000 वाली बात वहां पे क्यों लिखी है, थोड़ी देर में बताता हूं। फिलहाल तो ये सिंपल निकल सकता था। बताओ जी, करंट टैक्स 35% लगाओ ना इसको, और 35% होगा ना, 28,567 इंटू 35% जी, 998। ये 998 की एंट्री क्या हुआ करती थी, कुछ याद है? CTE डेबिट, CTP क्रेडिट। ये एंट्री की, ये नंबर भी ले लो, अगले पता नहीं आए ना आए डेफर टैक्स वाले, ये तो लो। हर स्टेप पे यही लगता है, तो कुछ मिल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो CTE डेबिट 998, इधर देखो CTE डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा, ये एक्सपेंस रिवर्स हो रहा था। CTE डेबिट और CTP क्रेडिट 998। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये वर्किंग नंबर 8 में हमने निकाली। इधर लिख लो या उधर लिख लो, एक ही बात है, इधर लिख लो। चलो, वर्किंग नंबर 8 9 में निकाला है। अच्छा सॉरी, वर्किंग नंबर 9।
एक पास से लिखता है ना। ओके हाँ जी, अब सिर्फ एक चीज रह गई है, सिर्फ एक चीज, ये कभी मिल जाए तो सवाल खत्म है। ठीक है, ये बस मिल जाए। या अल्लाह मिला दे डेफर्ड टैक्स, या अल्लाह मिला दे डेफर्ड टैक्स, या अल्लाह मिला दे डेफर्ड टैक्स। वो कहता है करंट ईयर की टैक्सेबल इनकम एक्सीड अकाउंटिंग इनकम बाय 5 मिलियन, और उसके बाद काश के वो कौन सा सवाल किया था, काश सवाल कौन सा किया था, इसमें तो नहीं, वो कौन सा किया था अभी, वो इसके अलावा वो क्लिफ्टन फार्मा कौन सा था, नंबर 9 था। काश के वो ऐसे बोल देता कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस जो है वो 92 मिलियन है, ऐसे बोला था ना, तो हमने निकाल लिया था। काश ऐसे ना बोलता, पास से पर 1 की तरह ऐसे बोल देता, कैसे मुझे बताता हूँ, यही है इसमें एडजस्टमेंट, नहीं इसमें तो थी ही नहीं, किस में थी, वो पूरे फुल फ्लैज फिक्स वाले सवाल में थी, है ना, फिक्स वाले सवाल में थी। फिक्स वाला सवाल जो आपने घर पे पूरा मुकम्मल किया था, वो सवाल देखें, इधर देखें। काश ऐसे बोल देता टैक्सेबल डिफरेंसेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी कि वो हमें डिफरेंस का बता देता कि वो पिछले साल की निस्बत बढ़ गया, कम हो गया है, वो हमें टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस या डायरेक्ट टेम्परेरी डिफरेंस बता देता क्लोजिंग का, तो हम उस पर रेट लगा लेते, हमारा लेजर पूरा हो जाता। क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, आपको पता है कि हमें टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस चाहिए होता है, जिस पे रेट लगा के हम क्लोजिंग निकालते हैं और बैलेंसिंग डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकलता है। लेकिन इंतजामिया माजरत खा है, आपके मतलूबा सवाल में ये सहूलत मैसर नहीं थी। इसका मतलब आपको इनकम स्टेटमेंट अप्रोच की तरफ जाना पड़ना। जी हाँ, वो अगली बात मैंने छुपाई हुई है ना, उसका कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने पहले पक्का किया आपको इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब वर्किंग नंबर 10 ओपन करेंगे हम, ठीक है जी, और कैलकुलेशन ऑफ DTE फॉर द ईयर निकला करता था, याद है ना, इससे इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से। अब कुछ थोड़ा बहुत तो रिवाइज भी किया था एक दिन हमने, थोड़ा बहुत तो याद होगा ही कि हम इसमें लिया करते थे एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट, और एडजस्टेड का मतलब क्या लिया करते थे, एडजस्टेड का मतलब होता था अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस डिडक्शन नॉट अलाउड लेस एग्जैम्प्ट इनकम और एक और भी चीज़ होती थी, लेकिन वो चूंकि है नहीं, वो क्या होती थी भला, लेस एग्जैम्प्ट इनकम लेस सेपरेट टैक्स रेट इनकम, याद आ रही है? वो भी हमने एक सवाल में किया भी था, ये आई थिंक 11 में किया था हमने, पास पेपर 11 इसी फाइनल अकाउंट के अंदर, है ना जी। तो बहरहाल मैं वो नहीं लिख रहा, लेकिन वो है सही पार्ट, ठीक है ना, ओके आप लिख लें। तो ये होता था जी हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट, और दूसरा क्या होता था जी, टैक्सेबल प्रॉफिट, और फिर इनका क्या होता है जी, डिफरेंस, और डिफरेंस के ऊपर हम लगाते थे टैक्स रेट, और टैक्स रेट 35 है ना, इससे निकलता था फॉर द ईयर एक्सपेंस, जिसको हम यहां से सोचकर लिख लिया करते थे। ठीक है, अब अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है जी, 2 3 5 6 7, यही है। आप कोई परमानेंट डिफरेंस अगर सवाल में ना हो तो दैट्स वेरी सिंपल, आप टैक्सेबल प्रॉफिट वही 5000 का डिफरेंस, उसी के ऊपर आप निकाल सकते थे डेफर्ड टैक्स। लेकिन बीच में एक मुसीबत लाइन ये भी पड़ी थी, मुसीबत पे मुसीबत, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास में करवाए, बार बार कह रहा हूँ ये। ठीक है, वो कहते हैं करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड अकाउंटिंग इनकम बाय 5 मिलियन, ऑफ विच 8 मिलियन आर परमानेंट डिफरेंसेस, ऑफ विच, इसमें से वो कह रहे हैं 5000 से ज्यादा है, और इस 5000 के अंदर परमानेंट डिफरेंस कितना है, 800.8 800। अब ये ऐड हुआ करते थे, याद है ना, परमानेंट डिफरेंसेस ऐड हो रहे होते थे, जैसे मिसाल के तौर पे पेनल्टी होती थी, हम कहते थे डिडक्शन नॉट अलाउड, मिसाल के तौर पे जैसे पेनल्टी हुआ करती थी, ये क्या होता था जी, परमानेंट डिफरेंस।
तो परमानेंट डिफरेंस अगर इस ऐड वाले डिब्बे के अंदर है तो वो डिडक्शन नॉट अलाउड वाला है, और अगर वो इस तरह से उलट बात कर देता, आगे कभी उलट बात कर दे, वो कहता कि अकाउंटिंग प्रॉफिट एक्सीड टैक्स प्रॉफिट, तो इसका मतलब होता कि ये 0 और ये 5000 होता, ऑफ विच 5800 इज परमानेंट डिफरेंस, तो उसका मतलब होता कि वो एग्जेम्प्ट इनकम की बात कर रहे जहां पे आना चाहिए था। कैसा लगा है जी, मजा आया? आई कैप आई कैप आई कैप, ठीक है जी बेटा। तो हमने यहां पर क्या लिखा जी, 23567 प्लस 800 माइनस कोई एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है, माइनस कोई सेपरेट ब्लॉक इनकम नहीं है, तो आंसर क्या आता है जी? कोई बता दे आंसर क्या आता है? 43624,367। सर आपको तो सुनाई भी सही नहीं दे रहा इस वक्त, हाँ सही नहीं दे रहा। फिर टैक्सेबल प्रॉफिट 28,567, डिफरेंस 40,200, और इस पर टैक्स 35% लगाकर आंसर बताओ जी। अच्छा, अब इस 1470 की कम से कम एंट्री तो मुझे बता ही देंगे आप लोग, इतना तो अब नहीं भूले होंगे, अगर इतनी सारी बात कर दे बंदा तो इतना तो अब नहीं भूले होंगे। कैसे 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 करवाई थी एंट्री, कोई ये बता दे, मैं तो दिल खुश हो जाए मेरा, कैसे मैं ये एंट्री बनवाई थी मैंने यूं कहा था, कमाया कम टैक्स ज्यादा दिया, कमाया कम टैक्स ज्यादा दिया तो फ्यूचर में टैक्स सेव होगा, तो एसेट है, क्या है? तो एसेट को रिकॉर्ड करो, एसेट बढ़ाओ, तो DTA/L कर देते थे फिर हम बाद में, कि पता नहीं अकाउंट क्या हो। और दूसरा इम्पैक्ट आंखें बंद करके डेफर टैक्स एक्सपेंस में डाला करते थे, तो 1470 की ये एंट्री बनती है, ठीक है। 1470 की एंट्री क्या बनी? 1470 की एंट्री क्या बनी? DTL/A डेबिट कितने से? 1400। लो जी, आज DTE की फिगर हमने निकाली कहां पर? वर्किंग नंबर 10 में। ये DTL/A डेबिट और DTE क्रेडिट, क्या जी? क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट। और सही है, क्लोजिंग जालिम ने नहीं दिया था, बैलेंस शीट के अंदर इस क्लोजिंग को लेके जाना था। ये तो पता ही नहीं था आपको। हाँ जी, काम खत्म हो गया, बुला रहे हैं घर में तो आप जा सकती हो, आप इधर से एक्सपेंस निकालना है, क्लोजिंग वहाँ लिखना है, बाकी सवाल पूरा है, और अगर बैठना है तो 2 मिनट के अंदर मैं बैलेंस भी कर रहा हूँ, ठीक है जी। बच्चों बच्चों प्यारे बच्चों, ओ प्यारे बच्चों, क्या हाल है? और तबीयत वो बेहतर है? तबीयत नहीं बेहतर नज़र आ रही? चले चले वाट एवर जी। क्लोजिंग बताओ, अब इधर क्लोजिंग बताओ, बैलेंसिंग जी, क्लोजिंग बैलेंसिंग बताओ। हाँ, 2938 क्या है जी? डेफर टैक्स लायबिलिटी। इधर देखो, वर्किंग नंबर 4, 2938। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस नेट होकर एक्सपेंस कितना बना? 6528। ये 6528 पॉजिटिव ही है ना उधर, तो मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो 6528 का एक्सपेंस, लेकिन अब यहां पर एक्सपेंस शो करना है तो ऐसे कर दोगे, वर्किंग नंबर 8। पैट बताओ 1703। बच्चों 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 बच्चों, ये पैट में, ये अपने फेयर वैल्यू रिजर्व में, ये ऐसे 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 गए, और ये तो फेयर वैल्यू रिजर्व भी तो था, फेयर वैल्यू रिजर्व जी। यहां पे मैं TCI लिख दूं आपकी इजाजत हो तो? 2015। पैट कितना आया? 17039, और फेयर वैल्यू रिजर्व 16 नेगेटिव, ठीक है भाई। आप थोड़ा सा नीचे तशरीफ लाएं। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 2015 जी, ठीक है जी। अब इसको सही करो, यहां पे तो कुछ भी नहीं था ना, यहां पे तो कुछ भी नहीं था। 30916 क्लोजिंग बताओ, ये तो 60,000 ही आ गया, 60,000, ठीक है। 35955 और -16 ले जाओ बैलेंस शीट में। 35955
क्लोजिंग आ गया रिटेन्ड अर्निंग्स का, सारे के सारे बैलेंसेस। अब देखो ना, ये पैट और ये OCI निकल कर यूँ आता था इधर, और फिर ये क्लोजिंग निकल कर यूँ जाते थे। याद आ रही हैं बातें? तो यहाँ पर एक और चीज़ आ गई, फेयर वैल्यू रिजर्व। अब इधर देखो, ये क्लोजिंग निकल के यहाँ आएंगे 60,000, रिटेन्ड अर्निंग्स 3,955 और फेयर वैल्यू रिजर्व -16। टोटल कॉलम आपने घर पे बना लेना, क्योंकि उसने मना तो नहीं किया, और टोटल नहीं ना किया तो बनाना है इसका मतलब, ठीक है ना? तो घर पे बना लेना, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा रश बहुत लग गया है, तो कोशिश करते हैं यहाँ पे ज़रा औखे सौखे होकर मुझे 157,400 इधर भी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, इन्ने बंदे ने रल के किया तां ही बैलेंस होया। जे कला कला बंदा करता तो नहीं सी होना, है ना। 157,400। हाँ, टोटल ज़रूर लिखें, क्योंकि बेटा उसने क्या मांगा था, टोटल उसने मांगा था एक स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। तो ये टोटल उसका एक सिग्निफिकेंट एक इंटेग्रल पार्ट है, इसको नहीं छोड़ देना। वो मैं इसलिए नहीं लिखा था पहले कि कंफ्यूजन में कहीं ये फिगर ना उठा के कहीं ले जाए, ये नहीं जाती कहीं पे, ठीक है। टोटल कर दो 17023। मैं भी थक गया, मुझे लगता है ना, बस कर दिया 23। मैं तो सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे मेरे साथ इसी क्लास में बैठे हैं सुबह 7 बजे के। अच्छा जी, ठीक है जी। तो दिल तो मेरा था वैसे आज की क्लास के अंदर ही कि मैं वो जो क्वेश्चन की डिस्कशन कल शुरू की थी ना 10 की, उसकी एडजस्टमेंट एक आधी करवा दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी हो गई है, ठीक है। आप लोगों को भी छुट्टी देता हूँ, तो उसकी सवाल पास पेपर 10 को कोशिश कीजिएगा पूरा करने की। 2 मैंने होमवर्क में दिया है, वो ख़त्म पूरा करके आना है। अगर दिल करे तो ये भी दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।